ये कक्षा 10 का वार्षिक परीक्षा 2022 का गणित विषय का एमपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर है। आज हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज हम इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो 6 नंबर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसको देखते हैं। तो इसमें हम मानते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक समपूर्णांक k है और b = 2 जितना संख्या दी हुई, जैसे यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2q के रूप में होता है, तो यहाँ जो 2q यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ जैसे लिखते हैं इसको हम b = 2 हो जाएगी। यदि वहाँ 3q के रूप में होगा तो वह 3 यहाँ वैल्यू वहाँ आ जाएगी। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से a = 2q+r यहाँ वैल्यू चेंज होती रहेगी, जहाँ r = 0 या 1, क्योंकि ये जो संख्या है ये इसको भाज्य बोलते हैं। ये भाजक, भागफल और शेषफल, जो शेषफल का मान है वो हमेशा भाजक से कम होता है। तो दो है, तो यहाँ इसकी वैल्यू 1 तक होगी, यानी 0 1 होगा, जहाँ 0 = r/2, यानी r का जो मान है वो 0 से अधिक, 0 भी उसका मान हो सकता है और 2 से हमेशा कम होगा। इसलिए a = 2q या a = 2q+1, यहाँ a = 2q, तो यह एक सम पूर्णांक है। तो साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होगा। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है, संख्या 6, 72 और 120 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करो, यानी इसका महत्तम सामर्थ्य ज्ञात करना है, लघुत्तम सामर्थ्य ज्ञात करना है। इसका निकालने की हम भाज्य गुणनखंड विधि से पहले 2 से भाग करते हैं, 2 3 6, और फिर 72 में 2 का भाग करेंगे, 2 3 6 2 6 12, यानी इनमें भाग करके इसका भागफल है उसको यहाँ लिखेंगे और उसका भाग पूरा जाना चाहिए। फिर 2 6 12 60 है, फिर 2 से भाग करेंगे, 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो इसको वैसे ही लिख देंगे। फिर 2 कम 2 2 8 16, फिर 2 3 6 30 आ गया, फिर 2 से भाग करेंगे इसमें, 2 कम 2 2 8 16, फिर 2 3 6, फिर 3 में फिर भी 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 9 18, और 2 कम 2 2 5 6 10, फिर 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर 3 का भाग करेंगे, यानी हमको भाज्य संख्याओं का इसमें भाग करना है। 3 कम 3 3 करना, 3 5 15, फिर इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 कम 3, और 5 में भाग नहीं जाएगा तो 5 को वैसे ही लिख देंगे। इसके बाद इसमें 5 भाग जाएगा तो 5 कम 5, 3 का आपस में गुणा करेंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72, और 72 5 360। तो इस प्रकार 6, 72 और 120 का जो एलसीएम होगा वो जाएगा 360। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात करो। बहुपद दिया है, इसको हम पहले इसको एक ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले x² के बाद x वाला पद लिखेंगे, तो हो जाएगा 6x² - 7x - 3 = 0। अब यहाँ देखते हैं x का जो गुणांक है वो 6 है, अचर पर 3 है, तो गुणा करेंगे 6 3 18, यानी जो 18 वैल्यू आई। तो ये बीच वाली संख्या है, इसको इसमें से 2 संख्याएं लेंगे जिसका गुणा करने में वैल्यू 18 है और जोड़ने में 7 है। तो ऐसे जो 2 संख्याएं वो संख्याएं हैं 9 और 2, गुणा करेंगे तो 18 आएगा और इसको घटाएंगे आपस में तो 7 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 6x² - 9x + 2x - 3 = 0,
अब दो दो का समूह बनाएंगे तो 6x² - 9x + 2x - 2x - 3 = 0। इसमें से 3x कॉमन होगा, 3x तो अंदर बचेगा 2x और -3 प्लस यहाँ केवल 1 ही कॉमन होगा। अब दोनों से 2x - 3 कॉमन होगा तो अंदर बचेगा 3x + 1। इसको 0 के बराबर करेंगे तो हो जाएगा 2x - 3 = 0 या 2x = 3। जब 3 को पक्षांतर करेंगे दाएं तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अब जो यहाँ पास 2 का भाग करेंगे 3 तो हो जाएगा x = 3/2। सेकंड फैक्टर को देखें तो हो जाएगा 3x + 1 = 0 या 3x = -1। 1 को पक्षांतर करेंगे दाएं तो हो जाएगा ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा। अब 1 में 3 का भाग करेंगे तो हो जाएगा x = -1/3। इस प्रकार दिए गए द्विघात बहुपद शून्य का आगे 3/2 और ऋण 1/3। इससे का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड भाग है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल 1 और 1 हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों के योग 1 तथा गुणनफल 1 दिया हुआ है और प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा में इसको हम शून्यकों के योगफल को अल्फा प्लस बीटा के रूप में लिखते हैं = 1 और जिसका गुणनफल है अल्फा बीटा = -1। तब द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो होता है x² - शून्यकों का योगफल × x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल जो है वो 1 है तो x² - x और प्लस शून्यकों का गुणनफल जो जाएगा 1। तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है एपी समांतर श्रेणी -5 - 1 3 7 के लिए प्रथम पद ए और सार्वधातर डी निकालना है। इसमें तो दिया गया एपी है तो इसको जब प्रथम पद पहला पद प्रथम पद होता है और डी जो होता है जब अगले पद से पहले पद को घटाते हैं। इसी प्रकार यदि हम अंतिम से उसके पहले वाले पद को घटाएंगे तो उसको दोनों का अंतर सेम आता है। तो यदि -1 से -5 घटाएं तो -1 से प्लस हो जाएगा। यानी इसको ऐसा करें -1 से जिसको घटाते हैं तो -1 -5 तो -1 ये प्लस हो जाएगा तो -1 + 5 यानी वैल्यू हो जाएगी 4। तो इसको सार्वधातर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, डी आ जाएगा 4। इसी का सेकंड पार्ट है समांतर श्रेणी है इसका 21 18 15 कौन सा पद -81 है ज्ञात करना है। तो दिया गया एपी है हमको इसका ये ज्ञात करना है कि इसका कौन सा पद -81 है। तो इसका जो प्रथम पद है वो 21 है और जो इसका सार्वधातर है वो जब अगले से पहले को घटाएंगे तो ये जाएगा -3। हम ये मान लेते हैं कि इसका मान लेते हैं nवां पद -81 है तो nवां पद को हम लिखते हैं an। तो यहाँ लिखते हैं इसको an मान लेते हैं यहाँ पास an ये an बराबर -81। अब इसका फार्मूला होता है n पद का an = a + n-1 × d। an -81 a की वैल्यू 21 यानी प्रथम पद n-1 d की वैल्यू -3 है। गुणा करेंगे तो -3 n-1 +3 21 में 3 को जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 का पक्षांतर करेंगे इसको हम बाएं तरफ से प्लस माइनस हो जाएगा तो -105 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 81 और 24 को। अब दोनों तरफ माइनस का चिन्ह तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 3n = 105 और 3 का भाग करेंगे 105 तो हो जाएगा 3 दिखाए ना 3 × 5 = 35। इस प्रकार दिए गए समांतर श्रेणी का जो 35वां पद है वो -81 है। इसका जो 9th नंबर है बताइए निम्नलिखित आकृति समरूप है या नहीं। देखते हैं यहाँ पास किसी भी आकृति के समरूप होने के लिए उसके संगत कोण बराबर होने चाहिए और उसकी जो संगत भुजाएं है उसका अनुपात समान होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो भी सभी कोण है वो कोण अलग अलग इसे 90 एंगल बना रहा है और ये 90 से अधिक कोण बना रहा है तो ये संगत नहीं होगी। इसी प्रकार देखते हैं इसकी जो भुजा है 1:5 यानी करते हैं इसके यहाँ पर 1:5.3। ये रेशियो तो इसका सेम हमारे से 1/5 इसमें डिवाइड करेंगे 3 का तो कितना हो जाएगा 0.5 से सेम आ रहा है लेकिन इसका जो कोण है वो इक्वल नहीं है ना तो ये समरूप आकृति नहीं होगी। इस प्रकार यहाँ देखते हैं कि ये कोण आपस में बराबर हैं सभी 90 एंगल बना रहे हैं संगत कोण बराबर। लेकिन इसके भुजाओं को देखें तो 3/2 2/2 और 3/2 ये आपस में अलग अलग हैं
तो समरूपता के लिए उसके संगत कोण और उसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए, तभी वो समरूप आकृतियाँ होती हैं। तो यहाँ ये समरूप आकृतियाँ नहीं है। यहाँ देखते हैं इसको है ना। पहले हम देखने दी गई आकृति समरूप नहीं, किसी भी आकृति के समरूप होने के लिए उसकी भुजाएं समानुपातिक तथा उनके संगत कोण बराबर होनी चाहिए। दी गई आकृति में भुजाएं समानुपात में लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, अतः दी गई आकृति समरूप नहीं है। सेकंड में हमने देखा दी गई आकृतियों के संगत कोण तो बराबर लेकिन संगत भुजाएं समानुपात में नहीं है, अतः दी गई आकृतियां समरूप नहीं है। सेकंड में भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण बराबर हो और उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। पहले में बराबर हो जाएगी, दूसरे में समानुपाती। सेकंड में 10वां नंबर क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1 से 1 4 -3 के मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हम माने तो वो बिंदु क्या है, XY है। माना अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक XY है, तब दिए गए जो बिंदु x1 y1 उसको मान लेते हैं -1 से 1 और दूसरे को मान लेते हैं x2 y2 यानी 4 - 7। अनुपात जो है, अनुपात इसमें है m1 अनुपात m2 = 2:3। इसका जो फार्मूला होता है x = m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2। m1 का मान 2 है, x2 का मान यहाँ 4 है, प्लस m2 का मान यहाँ 3 है और x1 का मान -1 है। तो ये जाएगा 2 चौक 8 और -3, 8 से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा और ये 2 3 5, 5/5 हो जाएगा 1। y के लिए देखते हैं इसका m1 y2 + y2 m2 y1 अपान 1 m1 + m2। तो ये हो जाएगा m1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है -3, इसी प्रकार m2 की जो वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है 7। तो हो जाएगा 2 3 6 -6 और 3 से 21 से 6 घटाएंगे तो 15 आएगा और 2 3 5, तो 15/5 यानी 3। इसका जो बिंदु आ जाएगा अभिष्ट बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएगा वो जाएगा XY = 1 3 हो जाएगा। इसके सेकंड पार्ट है, यदि बिंदु A 6 1 B 8 2 C 9 4 और D P 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है तो P का मान ज्ञात करो। यहाँ देखते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज है, उसके विकर्ण आपस में समानुपाती बांटते हैं। तो विकर्ण AC के मध्य बिंदु निर्देशांक वो बराबर होंगे विकर्ण BD के मध्य बिंदु निर्देशांक के। A को हम मान लेते हैं 6 1, B है 8 2, C है 9 4 और D है P 3। यहाँ देखते हैं AC के जो मध्य बिंदु है वो जाएंगे C + 9/2, इसी प्रकार 1 + 4/2 = 8 + P/2, इसी प्रकार 3 + 2/2। तो 9 6 यानी जो 15/2 1 4 5/2, इसी प्रकार 8 + P/2 और 5/2 दोनों का बराबर है। इनको बराबर करके हो जाएगा 15/2 बराबर 8 P/2। 13 गुणा करेंगे या फिर 2 हड्डी कैंसिल करते अपने पास क्या बचेगा 15 बराबर 8 P। अब 8 को पक्षांतर करेंगे, दूसरा तत्व हो जाएगा 15 × 8 प्लस से माइनस हो जाएगा तो 15 से 8 घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 7, यानी P का मान यहाँ अपने पास आ गया 7 आ गया। इसका 11 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें बिंदुओं पे 5 2 B 4 7 और C 7 -4 से बनने वाला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो दिए गए त्रिभुज ABC के शीर्ष निर्देशांक दिए गए हैं ABC। यहाँ x1 है 5, x2 है 2, x2 है 4 और y2 है 7, इसी प्रकार x3 है 7 और y3 है -4। तो त्रिभुज ABC के जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। x1 की वैल्यू है यहाँ पास 5, y2 की वैल्यू है 7 और y3 की वैल्यू -4, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा
लेकिन इसकी वैल्यू माइनस में बाहर भी माइनस का चिन्ह लगा तो प्लस हो जाएगा बाद में। और x2 की वैल्यू है ये 4 और y3 की वैल्यू है -4 और y1 की वैल्यू है -2। इसी प्रकार x3 की वैल्यू 7 है और y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू है 7 है। तो -1 प्लस हो जाएगा, 7 + 4 11 हो जाएगा ना, 5 × 11 और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो जाएगा 6, ऋण का चिन्ह रहेगा तो 4 × ऋण 6 धन 7 × 7 से 2 घटा के 5 × 5 तो 11 × 5 = 55 और 4 × 24 -24, 7 × 35 -35। जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा -2। क्योंकि यहाँ जो वैल्यू ये क्षेत्रफल ऋणात्मक आ रहा है, क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, अतः त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 2 वर्ग की मात्रक हो जाएगा। 12वां नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है 11वां के 11 का सेकंड पार्ट, के का मान ज्ञात करो यदि बिंदु A 2 3 B 4 के और C 6 मनोस्थित समरेखी हो। दिए गए 3 बिंदु A B C दिए गए हैं और हमको बताना है कि ये जो बिंदु समरेखी हैं तो त्रिभुज ABC समरेखी होंगी यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 हो। यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। तो फार्मूले अप्लाई करेंगे, ये 0 के बराबर इसकी वैल्यू होगी, x1 की वैल्यू है 2 y और y2 की वैल्यू है k और y3 की वैल्यू -3 है तो माइनस हो जाएगी यहाँ पर, ये जो वैल्यू माइनस प्लस हो जाएगा। फिर x2 की जो वैल्यू यहाँ पास 4 है, y3 की वैल्यू -3 और y1 की वैल्यू 3 है। इसी प्रकार x3 की वैल्यू 6 है, y1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू k है। तो ये हो जाएगा -1 प्लस k 2 × k + 3 हो जाएगा और -3 तो -6 यानी 3 3 6 6 4 24 -24 और 6 3 18 -6 के और ये हो जाएगी 2 के और 2 3 6 प्लस, क्योंकि माइनस में वैल्यू प्लस हो जाती है 6 की हो जाएगा के 2 के + 6। इसी प्रकार देखते हैं 6 से 2 घटाएंगे तो -4 के आएगा और 18 4 22 24 24 -24 -24 और +24 0 की इक्वल वैल्यू आएगी। तो -4 के इक्वल 0 या के इक्वल 0। इस प्रकार के का जो अभिष्ट मान होगा वहाँ पास 0 होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है यदि sin = 3/4 तो cos और tan का मान परिकलित कीजिए। साइन दिया हुआ 3/4, हमको ज्ञात करना cos और tan का मान। तो क्योंकि हम देखते हैं समकोण त्रिभुज में जो साइन का जो अनुपात होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 4 है। तो हमको ये भुजा ज्ञात करना है। तो हम त्रिभुज इसमें पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 20 स्क्वायर हमको ज्ञात करना है। तो 4 × 16 3 × 9 16 से 9 घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी √7, यानी आधार का मान यहाँ कितना आ गया √7 आ गया। कौश का मान देखते हैं तो कौश का जो मान होता है आधार बटे कर्ण √7/4 और tan का मान होता है लंब बटे आधार यानी 3/√7। वैल्यू आ जाएगी cos = √7/4 tan = 3/√7। इसका सेकंड पार्ट है 12 का, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है यदि tan = 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A × cos A = 1। यहाँ दिया गया है समकोण त्रिभुज ABC में 20 समकोण tan A = 1, सत्यापित करना 2 sin × cos A = 1। यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कि 20 समकोण होना चाहिए। तो यहाँ tan A का मान दिया, tan A नहीं होता लंब बटे आधार, तो लंब 1 है तो 1/5 होगा तभी इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो हमको कर्ण का मान ज्ञात करना, तो क्या करेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसका हो जाता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर है AC का स्क्वायर AB² + BC स्क्वायर, और यहाँ जो कर्ण लंब और आधार दोनों का हमको मान मालूम है तो 1² + 1² × 2 हो जाएगा। अब जब इसका वर्गमूल लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी √2, यानी AC का मान आ गया, यानी कर्ण का मान आ गया √2। तो sin A बराबर होगा लंब बटे कर्ण यानी 2/√2 और cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण 1/√2। जब गुणा करेंगे इसका तो 2 × 1/√2 × 1/√2, तो जब रूट का गुणा रूट में करेंगे तो इसका जो रूट वो मतलब वो हट जाता है, उसका कर्ण जो उसका चिन्ह वो रिमूव हो जाता है। तो ये जाएगा 2 × 1/2, 2 कैंसिल होकर यहाँ बचेगा 1 आ जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक शंकु अंतरित करती है तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ एक वृत्त है, इसका एक केंद्र है और ये लघु खंड इसका है। ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो कोण केंद्र पर 90 का यानी संपूर्ण अंतरित करते हैं 90 डिग्री का। तो संगत लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 1/2 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा पाई का मान 3.14, आर की वैल्यू 10 की स्क्वायर लिखा हुआ है 90/360 माइनस 1/2 और 10 का स्क्वायर 10 × 10 साइन 90, क्योंकि 90 का एंगल बना रहे हैं। जिसको सॉल्व करेंगे तो 314/4 माइनस 50, जब इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट है इसका, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई ज्ञात करो। यहाँ देखते हैं त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो चाप की जो लंबाई होगी उसका जो फार्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपान 360 डिग्री। पाई की वैल्यू को इसका जो मान होती है 3.14 या 22/7 इसकी वैल्यू होती है और 21/60/180। 2 को जब भाग करेंगे तो 180 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा हो जाएगा 22 सेंटीमीटर वो चाप की लंबाई हो जाएगी। फोर्टीन नंबर है असंभव घटना की को परिभाषित कीजिए। वह घटना जिसका घटित होना संभव नहीं, संभव घटना कहलाती है। इसी प्रकार जो इसका सेकंड पार्ट है प्रारंभिक घटना की परिभाषित कीजिए। ये है वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटना कहलाती है। 15 नंबर है अच्छी प्रकार से फेंटी गई पावन पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि वह इक्का नहीं होगा। तो पहले हम इक्का होने की प्रायिकता याद करनी है, फिर जब उसको 1 से घटाएंगे तो हमको इक्का न होने की प्रायिकता मिलेगी। यहाँ देखते हैं प्रश्नानुसार ताश के पत्ते कुल 52 पत्ते होते हैं और कुल इक्कों की संख्या 4 होती है, तो वो घटना होती है जो अनुकूलित घटना वो 4। तो निकाले गए पत्ते के होने की प्रायिकता हो जाएगी NE/NS यानी 4/52 भाग करने के 52/4 का तो हो जाएगा 1/13। हमको निकाले गए पत्ते की इक्का न होने की प्रायिकता याद करना, तो जब इसको 1 से घटाएंगे यानी निकाले गए पत्ते इक्का न होने की प्रायिकता Pe0 = 1 माइनस P = 1 माइनस 1/13। जब घटाएंगे तो 13 से एक घटाएंगे यानी 12/13 इसका जो प्रायिकता आ जाएगा, मान आ जाएगा, यानी निकाले गए पत्ते के इक्का न होने की प्रायिकता। जो सेकंड पार्ट है यदि P = 0.06 तो E नहीं की प्रायिकता याद करें। जब इसको 1 से घटा देंगे तो हमको E नहीं की प्रायिकता मिल जाएगी। कहते हैं P नहीं, P की वैल्यू दिए हुआ 0.06 और P0 निकालना तो 1 माइनस P हो जाएगा 1 माइनस 0.06। जब इसको 1 से घटाएंगे तो हमको 0.94 मिलेगी। इसको में से घटाएंगे 1, ये 2 पॉइंट लगाएंगे। फिर ये दिया हुआ है 0.06, 10 से 6 घटाएंगे 4, 10 से घटाएंगे 9 और ये 0। इस प्रकार इसकी वैल्यू मिलेगी हमको। 16वां नंबर क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात द्वारा समीकरण 2x² + x - 6 के मूल -x = 0 के मूल ज्ञात करो। ये दिया गया द्विघात समीकरण है। तो देखते हैं x² का जो गुणांक 2 है और अचर पद 6 है, तो 2 गुणा करेंगे 6 में तो कितना आ गया 12। यानी इस संख्या को ऐसे दो संख्याओं के में जो डिवाइड करेंगे, गुणा करने में उसकी जो वैल्यू आ जाए 12 आ जाए और घटाने में उसकी वैल्यू 1 आए, तो ऐसे जो संख्या है वो 4 और 3 है। गुणा करेंगे तो 12 आएगा, घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार देखते हैं यहाँ 2x² - 4x - 3x - 6 = 0। अब 2 का समूह बन के हो जाएगा 2x² - 4x - 3x - 6। क्योंकि बाहर का माइनस का चिन्ह जब ब्रैकेट लगाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस से प्लस हो जाएगा। अब इसमें से दोनों से 2x कॉमन होगा तो हो जाएगा x प्लस यहाँ हो जाएगा 2 और माइनस यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा 3 1 और 3 दूना 6। अब दोनों से x + 2 कॉमन होगा
तो अंदर बचेगा 2x-3 यानी 2x+2 इंटू 2x-3 इक्वल टू 0। जब इसको 0 के ऊपर वैल्यू करेंगे तो हो जाएगा x+2 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू -2। इसी प्रकार 2x-3 इक्वल टू 0 या 2x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू 3/2। इस प्रकार दिए गए द्विघात समीकरण जो मूल हो जाएंगे -2 और 3/2। इसका सेकंड पार्ट है द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। यहाँ देखते हैं द्विघात समीकरण है, इसकी व्यापक जो समीकरण तो द्विघात समीकरण वो होता है x² + bx + c = 0। इससे तुलना करेंगे तो x का जो गुणांक a बराबर ये 2 है, b बराबर -3 है और c बराबर यहाँ 5 है। फार्मूला होता है विभक्ति निकालने का, d = मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का, d = b² - 4ac। तो b² यानी -3 का स्क्वायर और 4 a की वैल्यू 2 और b की c की वैल्यू 5, तो 3 × 9 5 × 20 और 2 × 40 नहीं 5 × 20। ये जो वैल्यू यहाँ पास ये जो वैल्यू है हो जाएगी 5 × 20 और 2 × 40 40 यहाँ आ जाएगा 40। और जब 40 से 9 घटाएंगे तो मुझे वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -31। और क्योंकि ये जो वैल्यू है 0 से कम इसलिए जो मूल होगा वो काल्पनिक होगा। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है, एपी एक समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 कौन सा पद 78 हमको ज्ञात करना है। ये दिया गया एपी है, यहाँ जो प्रथम पद 3 है और जो इसका सार्वधातुक जब 8 से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा। श्रेणी का हम मान लेते श्रेणी के अनवय पद वो 78 है, यानी an बराबर 78। जिसका अनवय पद का जो सूत्र होता है वो होता है an = a + n-1 × d। n की वैल्यू 78, a की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू यहाँ पास 5 है। तो गुणा करेंगे तो 5 यानी 5 यानी 5 से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 5 -2। अब जो 2 को पक्षांतर करेंगे बराबर की दूसरी होती है माइनस से प्लस हो जाएगी ना, 78 + 2 80। यानी अब 80 में 5 को जो भाग करेंगे तो 5 × 5 5 × 30, यानी इसका जो nवां पद वो जो 16वां पद है वो 78 है। इसी का सेकंड पार्ट है, यदि किसी एपी यानी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होकर को ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि उसका यहाँ पद शून्य है। तो क्योंकि ये तीसरा जब पद होता है तो इसमें a + 2d के रूप में लिखते हैं, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है तीसरे पद का वो होता है a3 = a + 3 - 1 × d। यानी हो जाएगा a 3 से घटाएंगे तो 2d। जब इसको इस रूप में लिखते हैं तो उससे एक संख्या कम लिखते हैं, यानी 3 से जब तीसरा बोलेगा तो a + 2d होगा, यानी एक उससे घट जाती संख्या। इस प्रकार इसमें जो 9वां पद बोला है तो यहाँ हो जाएगा a + 8d = -8 और a + 2d = 4। इन दोनों को हल करेंगे तो हम इसको विलोपन विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो जब इसमें क्योंकि दोनों की ये वैल्यू इक्वल है, गुणांक इक्वल है का, तो इसमें घटाएंगे तो कैंसिल होगा तो ये बचेगा 8 से 2 घटाएंगे -6d और ये हो जाएगा 8 और 4 12। 12 में हम भाग करेंगे 6 का तो 6 दूना 12, डी की वैल्यू आ गई वो -2। अब इसकी वैल्यू का हम इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख के हम उससे ए की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो हो जाएगा टी का मान 2 में रखने पर तो a + 2 × -2 = 4। तो 2 दूना 4, 4 का पक्षांतर करते माइनस से प्लस हो जाएगा तो 4 8 हो जाएगा, यानी जो प्रथम पद आ गया वो 8 आ गया। हमने क्या माना था जो उसका n बाद वो शून्य है, तो an = a + n - 1 d, an = 0। जो प्रथम पद हमको मिल गया 8 और जो d मिला तो -2 मिला था, तो गुणा करेंगे तो -2 यानी और -1 प्लस +2 8 तो 10 हो जाएंगे, 10 और 2 यहाँ। अब पक्षांतर करेंगे या तो 2 अंक उधर ले जाए तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 × 10 आ गया। अब 10 में 2 का भाग करेंगे तो 2 5 10, यानी कि वैल्यू आ गई 5, यानी इसका जो 5वां पद वो शून्य है दिए गए एपी का। इसी को सेकंड पार्ट है 17 का, यदि किसी एपी के 30 इसे हमने याद किया था अभी
80 नंबर है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद कर दे तब BC के समांतर है तो सिद्ध कीजिए कि D बटे AB इक्वल टू AE अपान AC होगा। यहाँ देख रहे हैं एक रेखा इस प्रकार है कि BC के समांतर त्रिभुज ABC है, ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है। हमको सिद्ध करना है AD बटे AB इक्वल टू AE बटे AC। तो हम देख रहे हैं जो DE और BC के समांतर है तो AD इसका जो अनुपात है भुजाओं का AD बटे BD इक्वल टू AE अपान EC। इसका तो उल्टा कर दें, यानी BD बटे AD कर दें और EC बटे AE कर दें और प्लस वन दोनों तरफ जोड़ देते हो जाएगा BD प्लस AD अपान AD इक्वल टू EC प्लस AE अपान AE। तो BD प्लस AD AB की इक्वल होगा, इसी प्रकार AE प्लस EC है AC की इक्वल होगा। यह लिख सकते हैं AB अपान AD इक्वल टू AC अपान AE। फिर इसको अंश और हर आपस में बदल देते हो जाएगा AD बटे AB इक्वल टू AE बटे AC। ये हमको सिद्ध करना था इसमें। इसका सेकंड पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यहाँ देखते हैं एक त्रिभुज ABC है और जो D है वो BC के समांतर है और रेखा जो DE है AB को D जो है ये AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। हमको सिद्ध करना है उनका जो अनुपात AD बटे BD इक्वल टू AE बटे EC। रचना करते हैं, यहाँ पास D को C से और B को E से मिलाते हैं और जो EF है EF ये AB पर एक लंबवत रेखा है, EF AB पर लंबवत रेखा है। तो यहाँ देखते हैं जो क्षेत्रफल ADE है, क्षेत्रफल ADE और क्षेत्रफल BDE, क्षेत्रफल AD और क्षेत्रफल BDE, इनका जो अनुपात है वो बराबर लिखेंगे यहाँ पास। इसका जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज को हो जाएगा 1/2 गुणे आधार इसका है AD और इसकी जो ऊंचाई है EF बटे जो BD में देख रहे हैं इसका जो आधार यहाँ ले रहे हैं इसको हम BD, इसकी जो ऊंचाई है ये इसके समांतर EF है यहाँ पास। तो 1/2 कैंसिल EF कैंसिल हो जाएगा AD बटे BD। इसी प्रकार क्षेत्रफल ADE, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज CDE ये बराबर हो जाएगा, यदि इसका क्षेत्रफल लेते हो जाएगा, यानी यदि इस त्रिभुज में तो यदि इसको आधार माने तो AE बटे ये ऊंचाई ED यानी 1/2 गुणे इसके ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू को हम 1/2 गुणे A यानी ऊंचाई है ED बटे यहाँ जो है इस त्रिभुज में इसका आधार लिया जाए यहाँ पास तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे EC गुणे ये हो जाएगा ED कैंसिल हो जाएगा 1/2 बचेगा AE अपान EC बचेगा। और यहाँ देखें लेकिन जो क्षेत्रफल BD है, क्षेत्रफल BD ये जो क्षेत्रफल है CD इसके बराबर है तो हम लिख सकते हैं, हम यहाँ इसको BD लिख सकते हैं कि AB आपस में बराबर है त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BD का क्षेत्रफल। इसी प्रकार त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BD का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर जाएगी वैल्यू AD बटे DB इक्वल टू AE अपान EC। ये हमको इसमें ज्ञात करना था, यानी कि एक जो रेखा है एक रेखा के समांतर खींचा जाए और यदि दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वो समान अनुपात में विभाजित होती है, यानी AD बटे BD इक्वल टू AE अपान EC। इसका 90 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्र वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है।
यहाँ देख रहे हैं ये जो दो सेकेंडरी वृत्त हैं, ये छोटा वृत्त ये बड़ा वृत्त है, बड़े वृत्त को C1 का, छोटे वृत्त को C2 से लिखते हैं। इसके केंद्र को O से लिखते हैं। और ये जो बड़ी वृत्त है उसकी ये जीवा है और छोटे वृत्त के बिंदु पर स्पर्श कर रही है। जिस बिंदु स्पर्श कर रही छोटे वृत्त को है बिंदु P है। दो सेकेंडरी वृत्त वो वृत्त होते हैं जिनका जो केंद्र है वो एक ही होता है, क्योंकि यहाँ दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही, इसलिए सेकेंडरी वृत्त हैं। हम यहाँ देखते हैं ज्ञात दो केंद्र O वाले दो सेकेंडरी वृत्त C1 और C2 हैं। बड़े वृत्त C1 की जीवा AB है। ये जो छोटे वृत्त C2 को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, को सिद्ध करना है। AP = PB। OP को मिलाते हैं। इस प्रकार AB C2 के बिंदु P पर स्पर्श करती है और OP एक त्रिज्या है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श बिंदु के जाने वाली रेखा पर लंब होती है। ये त्रिज्या है, स्पर्श है, इस बिंदु को रेखा जाती है उस पर ये लंबवत होती है। अतः OP लंब AB। अब AB वृत्त C1 की जीवा है और OP लंब AB है, अतः OP जीवा AB को समद्विभाजित करती है। अतः AP = PB। ये हमको इसमें सिद्ध करना था। इसमें सेकंड पार्ट है, इसमें सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ देख रहे हैं एक वृत्त है, सकेंद्र है, एक स्पर्श रेखा है, इस पर कोई बिंदु BP है और इस पर लंबवत होती है। यानी O केंद्र वाला एक वृत्त तथा बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा XY है। सिद्ध करना है OP लंब है XY पे। रचना XY पर एक बिंदु हम P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लेते हैं और OQ को मिलाते हैं। क्योंकि बिंदु Q वृत्त के बाहर है, अतः OQ लंब XY और OQ की जो वैल्यू है वो वैल्यू OP से अधिक है, क्योंकि इसकी दूरी लेंथ है इससे अधिक है। और OP जो है XY पर लंब, इसी प्रकार OQ भी XY पर लंब है, क्योंकि बिंदु P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। क्योंकि जो बिंदु है ये इसकी न्यूनतम दूरी है इसकी अपेक्षा, इसलिए OP जो है XY पर वो लंब होगा। इसका जो 20वां नंबर क्वेश्चन है, इसका निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल करो। ये है दिए गए समीकरण युग्म है 3x + y = 10 और दूसरा है 2x + 2y = 12। इसको हम लिख सकते हैं, इसको 2 का भाग करें तो 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12 इसके रूप में आ जाएगा। हमको इसको विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि में हम किसी भी गुणांक को बराबर करते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं दोनों में y गुणांक बराबर, तो इसको आपस में घटाएंगे तो प्लस से माइनस ये आपस में y कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 3 से 1 घटाएंगे 2x आएगा और 10 से 6 घटाएंगे 4, यानी 4 में 2 का भाग करेंगे तो 2 दूना 4, x की वैल्यू जाएगी यहाँ 2। अब इस x के मान को हम 2 में रखेंगे तो हो जाएगा 2 + y = 6। 2 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 6 - 2 = 4, यानी y की वैल्यू 4 आ गई। इस प्रकार x = 2 और y = 4 हमको इसकी वैल्यू मिली। इसका जो सेकंड पार्ट है, लिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। ये दिए गए समीकरण युग्म है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो प्रतिस्थापन विधि से कौन हल करना, तो ये क्या करेंगे, एक में किसी भी एक चर राशि को हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा। मैंने इसको y को पक्षांतर किया तो प्लस से माइनस हो जाएगा, ना एक्स की वैल्यू हो जाएगा 5 - y। इस इक्वेशन थर्ड मानेंगे। अब इसको हम इक्वेशन सेकंड मानेंगे, इस वैल्यू को हम सेकंड में रखेंगे तो हो जाएगा 2। हम x स्थान पूरी वैल्यू को रखें तो हो जाएगा 2 × 5 - y - 3y = 4 या 2 × 5 = 10, 2 दूना 2y - 3y = 4, 2 और 3 5 हो जाएगा, 10 - 5y = 4। 10 को पक्षांतर में तो प्लस से माइनस हो जाएगा, -5y
-5/4 तो -5/6 हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों तरफ माइनस के चिन्ह इसका आपस में कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा y = 6/5। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रखें तो हमको x की वैल्यू मिलेगी तो हो जाएगा x = 5 - 6/5 गुणा, इसमें हम गुणा कर देंगे तो 25 - 6/5 या = 19/5। तो इस प्रकार हमको x की वैल्यू यहाँ मिली 19/5 और y की वैल्यू मिली 6/5। इसके बाकी क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।